नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान और आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपियों का भारत में आगमन। यूरोपीय किस क्रम में, किस कारण भारत में आते हैं, इस सभी बातों की पृष्ठभूमि क्या है, क्या ऐसे कारण रहे कि यूरोपीय लोगों ने एशिया की तरफ आगमन किया। आपको सिर्फ ये वीडियो को ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। किसी भी तथ्य को आपको रटना नहीं है। आप ध्यान से सुनेंगे तो कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह, एक रोचक स्टोरी की तरह मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा, चीज़ें बताऊँगा और आपको रटना नहीं पड़ेगा। किसी भी फैक्ट पर, किसी भी डेट को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि आप खा के कसम एकदम रटने पर उतारू हो जाओ कि मैं रट के ही मानूंगा, सब रट डालूंगा। ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। और आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको चीज़ें एकदम समझ में आएंगी। ये मेरा प्रयास रहेगा। मेरा प्रयास ये रहेगा कि बेहतरीन तरीके से आपको सारे तथ्य बिना स्ट्रेस डाले माइंड पे याद हो जाए, समझ में आ जाए। तो आप सिर्फ मोबाइल को रखिए ध्यान से, और ध्यान से सिर्फ बातों को सुनना है और देखना है। ये सिर्फ आपको करना है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में यूरोपियों का आगमन भाग 1, जिस पे सिर्फ हम इनकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे। किस तरीके से यूरोपीय लोग आते हैं, उनके क्या कारण थे, किस वजह से आते हैं, सारी की सारी बातें यहाँ पर की जाएंगी। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर विश्व का मैप बना हुआ है। मैप के माध्यम से पढ़ने में बहुत ही सरलता होती है और आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो मैं सिर्फ इसी मैप के माध्यम से यूरोपियों के आगमन की चर्चा करने वाला हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, आप जानते होंगे मैप के बारे में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो ये सारे के सारे महाद्वीप हैं जिनके बारे में मैंने बताया। शुरुआत हम करते हैं। आपको मैप पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये वाला पार्ट ग्रीन है और इधर वाला पार्ट लाल है। अर्थात मैंने दो पार्ट में इस यूरोप को, ये यूरोप है और इस यूरोप को मैंने दो भागों में बांटा हुआ है। क्यों बांटा हुआ है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। एक चीज़ तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, भारत में यूरोपियों का आगमन क्यों हुआ, आखिर क्यों यूरोपीय भारत की तरफ ही आकर्षित हुए, ऐसा क्या कारण था। तो उन कारणों की अगर बात करें तो भारत क्या, जो पूर्वी एशिया था वो एक धनवान जगह थी। भारत भी उसमें एक था। भारत बहुत ही धनवान था। और प्राचीन काल से जब आप भारतीय सभ्यता पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, उसमें देखा, आपने पढ़ा होगा कि अरब व्यापारी हमारे देश के साथ व्यापार किया करते थे। बहुत सारे विदेशियों के साथ में हमारा व्यापार होता था, स्थल मार्ग से भी और जल मार्ग से भी। अगर बात करें कि ये मार्ग कौन कौन से थे जहाँ से भारत के साथ विदेशी व्यापार करते थे, तो स्थल मार्ग और जल मार्ग, दो मार्ग हैं। दोनों मार्गों की बात करते हैं तो जैसे कि आप अगर देखें यूरोप से, या हम कहें कि आपका एशिया के अन्य जो देश हैं, यहाँ से व्यापार करने का रास्ता ये था कि ये लोग स्थल मार्ग से, और यहाँ आप देख रहे हैं ये इंडिया है, उसके बाद आपका पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर ईरान, तुर्की, ये सारे के सारे देश यहाँ पर आपके पड़ते हैं, है ना। इराक, ईरान है, तुर्की है, अफगानिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, तो ये सारे के सारे देश पड़ते हैं। तो इनका व्यापार जो है वो भारत के साथ में थल मार्ग से होता था। और अगर एक बात करें भारत के साथ व्यापार करने का मार्ग, तो एक भारत के साथ व्यापार करने का जो मार्ग है वो जल मार्ग है। आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो है ये सारा जल वाला हिस्सा है, ये आपका सारा का सारा जल वाला हिस्सा है, ठीक है। ये भूमध्य सागर है, अंग्रेजी में इसको मेडिटेरियन सी बोलते हैं। तो अगर यूरोप के साथ व्यापार करना है भारत को, तो एक तो थल मार्ग के माध्यम से और दूसरा जल मार्ग के माध्यम से, अर्थात यहाँ भूमध्य सागर से। फिर ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये भी आपका जल मार्ग है, ये आपका लाल सागर है, और ये आपका है फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी लाल सागर के माध्यम से, जल मार्ग से, फिर अरब सागर पहुंचते हुए भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। जब हम थल मार्ग से आते हैं तो आप पढ़ते हैं खैबर दर्रा, बेलन दर्रा, गोमल दर्रा,
है ना। तो ये कुछ दर्रों के माध्यम से जो रास्ते बने हुए हैं, उन रास्तों के माध्यम से स्थल मार्ग के द्वारा जो विदेशी लोग थे वो व्यापार किया करते थे। ये बहुत ही प्राचीन समय की बात है, तब से हमारे भारत के साथ व्यापार होता था। खासकर अगर यूरोपियों की बात करें तो आप देखिए, मेन यहाँ पर अरबवासी ज़्यादा व्यापार करते थे, अर्थात भारत के बाजारों में जो एकाधिकार था वो अरब देश के व्यापारियों का हुआ करता था, अर्थात अरब निवासियों का हुआ करता था। अरब निवासी बहुत ही प्राचीन काल से भारत के साथ व्यापार करते आ रहे थे। एक चीज़ तो ये आपको यहाँ पर समझ में आई कि दो मार्ग थे, एक जल मार्ग और दूसरा स्थल मार्ग। अब हम बात करते हैं इस एरिया की। तो जब हम बात करेंगे तीसरी शताब्दी की, तो क्या था कि ये जो ग्रीन वाला मैंने पार्ट दिखाया हुआ है और ये जो रेड वाला पार्ट दिखाया हुआ है, इसको ये पूरा रोमन साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य था। इस वाले भाग को पूर्वी रोमन साम्राज्य बोलते थे, इस वाले भाग को पश्चिमी रोमन साम्राज्य बोलते थे। ठीक है। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम हुआ करती थी। क्या? रोम। और जब बात करेंगे पूर्वी रोमन साम्राज्य की, तो इसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल, अंग्रेजी में कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते हैं, और जब हिंदी में उसको हम पढ़ेंगे तो हिंदी में उसको नाम देते हैं कुस्तुनतुनिया। क्या नाम देते हैं? कुस्तुनतुनिया। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य। मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ। ये दो भागों में बटा हुआ था। पूर्वी की राजधानी कुस्तुनतुनिया और पश्चिमी की राजधानी रोम हुआ करती थी। अब क्या होता है कि कुछ समय पश्चात जो आपका पश्चिमी रोमन साम्राज्य है, यहाँ पर 477 ईस्वी के लगभग जर्मन आक्रमणकारियों ने क्या किया? इसको नष्ट कर दिया। यहाँ पर आक्रमण करके इस वाले भाग पर जर्मन आक्रमणकारियों ने जो आपका पश्चिमी रोमन साम्राज्य है इसको नष्ट कर दिया। ठीक। और फिर क्या होता है कि ये जो आपका पूर्वी रोमन साम्राज्य है, पूर्वी रोमन साम्राज्य है, यहाँ पर जो अरब व्यापारी थे, इन्होंने अरबों का, या कह सकते हैं इनको एक नाम दिया जाता है ऑटोमन तुर्क। क्या नाम दिया जाता है? ऑटोमन तुर्क। तुर्क जाति के लोग, इन लोगों ने क्या किया कि ये वाला जो हिस्सा है, पूर्वी जो रोमन साम्राज्य है, इस पर कब्जा कर लिया। इस पर जब कब्जा कर लिया तो आप देख सकते हैं कि अगर हमें यूरोप के साथ में भारत का व्यापार करना है, अगर यूरोप का व्यापार भारत के साथ करना है, तो ये वाला रास्ता एक कड़ी हुआ करता था, अर्थात इन दोनों को जोड़ने का काम करता था। और जब यहाँ पर ऑटोमन तुर्कों का कब्जा हो गया, जब कब्जा हो गया तो यूरोपियों का व्यापार करने का जो रास्ता है वो बाधित हो गया। ठीक। जब इस पर ऑटोमन तुर्कों ने कब्जा कर रखा था तो इसको बोला जाता है बाइजेंटाइन एम्पायर, और हिंदी में जब बात करेंगे तो उस्मानिया सल्तनत, अर्थात इन्हीं को ऑटोमन तुर्क बोलते हैं। इनका कब्जा इस वाले एरिया पर हो जाता है। ये आपको बात याद रखनी है। कुस्तुनतुनिया की बात करेंगे तो वर्तमान में कुस्तुनतुनिया जो है, आप टर्की देखते होंगे, मैप, विश्व का मैप देखिए, टर्की मिलेगा आपको। वहीं पर एक जगह है इस्तांबुल। कौन सी जगह है? इस्तांबुल। याद रखिए, इस्तांबुल एक जगह है। तो वही वर्तमान की वही उस समय कुस्तुनतुनिया कहलाता था। वर्तमान का इस्तांबुल उस समय क्या कहलाता था? कुस्तुनतुनिया कहलाता था। तो इस पर ऑटोमन तुर्कों का क्या हुआ? कब्जा हो गया। तो ये अन्य जो यूरोपीय हैं, इनका व्यापार करने का जो रास्ता है वो बाधित हो गया, क्योंकि इस पर इनका एकाधिकार स्थापित हो गया। ठीक। इन पर, इस जगह पर इनका एकाधिकार स्थापित हो गया। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि उस्मानिया सल्तनत का यहाँ पर कब्जा हो गया, अर्थात ऑटोमन तुर्कों ने यहाँ पर आक्रमण किया। कब किया? ये डेट आपको याद रखनी है, 1453 ईस्वी। कब? 1453
1353 ईस्वी, ये डेट इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की बात कर बताइए, कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के नाम बताइए, तो उसमें से एक नाम आपका 1453 ईस्वी का भी आता है। 1453 ईस्वी में ही इस पूर्वी रोमन साम्राज्य पर ऑटोमन तुर्कों ने आक्रमण किया, अर्थात ये जो कुस्तुनतुनिया वाला इलाका जिसकी राजधानी हुआ करती थी उस पर कब्जा कर लिया ऑटोमन तुर्कों ने। कब? 1453 ईस्वी में। अब एक चीज़ यहाँ पर ये होती है कि जब यहाँ पर आक्रमण कर लिया, और जो ऑटोमन तुर्क थे वो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। किसको? इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। यहाँ के बहुत सारे जो दार्शनिक हैं, जो कलाकार हैं, वो सारे के सारे लोग भाग करके इस पश्चिमी इलाके में आते हैं, और पश्चिमी इलाके में खासकर ये इनको शरण कहाँ पर मिलती है? इन सभी को शरण मिलती है इटली पे, जो भूमध्य सागर से चारों, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से ये घिरा हुआ है इटली। और इटली चूंकि सागर के किनारे था, ये समृद्ध था, यहाँ के व्यापारी समृद्ध हुआ करते थे, धनी हुआ करते थे। और आपको पता है कि जो लोग धनी होते हैं वो धनी लोग ही अपने पास अच्छे अच्छे कलाकारों को शरण देते हैं। तो एक इस तरीके का अपने पास रखना एक ये कहिए कि एक शान शौकत की बात हुआ करती थी। तो ये जितने भी दार्शनिक वगैरह भाग करके यहाँ पर आते हैं, खास तौर पर इटली के यूरोपियों ने, शासकों ने अपने पास उनको शरण दी। और जब अपने पास शरण दी तो इन्हीं दार्शनिकों ने क्या किया कि बाद में पुनर्जागरण का काम किया। ठीक है, बाद में क्या करते हैं? पुनर्जागरण करते हैं। तो इसको आप जानते हैं कि ये पुनर्जागरण क्या है। इसके अब देखिए, कोई भी घटना तब महत्वपूर्ण मानी जाती है जब उसके परिणाम महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि 1453 ईस्वी की जो घटना है, जो कि पूर्वी आपके रोमन साम्राज्य पर कब्जा कर लेते हैं ऑटोमन तुर्कों ने, तो उनसे क्या क्या परिणाम निकलते हैं उनकी अगर बात करें तो उसमें से आपने देखा कि बहुत सारे दार्शनिक भाग करके यहाँ पे आए। और क्या क्या होगा कि यहाँ के जो लोग थे यूरोपीय, जो कि भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे, रास्ता बाधित होता है, इस इलाके में इनका कब्जा हो जाता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर भी दिखाया हुआ है ये वाला हिस्सा, तो ये हिस्सा भी आपका किस में आएगा? पश्चिमी आपके रोमन साम्राज्य में। और ये वाला हिस्सा जो है वो आपका पूर्वी रोमन साम्राज्य में, जो कि बाद में ऑटोमन तुर्कों में आ गया, अर्थात उस्मानिया सल्तनत में आ गया। ऑटोमन तुर्कों ने कब्जा कर लिया। तो इस पूरे इलाके पर जब कब्जा हो जाता है तो रास्ता यहाँ पर बाधित हो जाता है। बात करते हैं कि क्या क्या इसके परिणाम निकलते हैं। तो देखिए, इस महत्वपूर्ण घटना के परिणाम क्या होते हैं। एक तो क्या होता है कि एक तो ये जो लोग आते हैं, ये क्या करते हैं कि भाग करके दार्शनिक यहाँ पर आते हैं, और जब यहाँ पर आते हैं तो क्या होता है कि ये पुनर्जागरण का काम करते हैं। पुनर्जागरण एक शब्द आता है यहाँ पर, पुनर्जागरण इम्पॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिए, पुनर्जागरण। और पुनर्जागरण का मतलब होता है जब आदमी दोबारा जागता है, जब व्यक्ति दोबारा जागता है। और पुनर्जागरण के साथ साथ में एक वर्ड और आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं प्रबोधन। क्या नाम देते हैं? प्रबोधन। अंग्रेजी में बोलते हैं इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट, प्रबोधन का मतलब ये है कि जब हमको बात तो पता चल जाए, लेकिन इस तरीके से पता चले कि हमारे आत्मा में वो बात समा जाए और हम उसके लिए कुछ काम करना चाहें, जाग जाएं, आंतरिक, जिसको हम बोलते हैं आंतरिक रूप से जागना। तो प्रबोधन क्या है कि जब हमारे पास तर्क करने की शक्ति आ जाए, हम इस तरीके से जाग जाएं कि गलत कामों के खिलाफ हम तर्क वितर्क करने लगें, उसको हम एनलाइटनमेंट बोलते हैं। और जब इस तरीके का काम होता है तब क्या होता है समाज में? तब समाज में सुधार होते हैं, और धार्मिक, उन्हीं में से एक सुधार, धार्मिक सुधार भी आपका आता है। तो इस तरीके से धार्मिक सुधार भी होते हैं। ठीक है, तो एक पुनर्जागरण का जो काल चलता है उसी को हम, पुनर्जागरण के बाद प्रबोधन होता है, प्रबोधन के बाद धार्मिक सुधार होते हैं। तो यूरोप में अब धार्मिक सुधार शुरू हो गए थे। और इस तरीके के सुधार कैसे सुधार होते हैं उसको आप समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि अगर बात करें हम ईसाई धर्म की, ठीक है, तो ईसाई धर्म में क्या था कि कुछ पुरानी मान्यताएं थी। किसी भी धर्म में कुछ पुरानी मान्यताएं होती हैं। अगर उन पुरानी मान्यताओं में तर्क वितर्क कर दिया जाए
तो एक नई मान्यता आगे निकल करके आ जाती है। इसी में से क्या हुआ कि जो ईसाई धर्म में तर्क करने वाले थे वो कहलाए प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट क्या कहलाए? प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्ट मीन्स विरोध करना होता है, ठीक है। तो जो ईसाई धर्म में प्रोटेस्ट करने वाले थे कि नहीं भाई ये बात गलत है और इस बात को हम नहीं मानेंगे, ये बात ऐसा होना चाहिए। जैसे बौद्ध धर्म में आप देखते हैं कि हीनयान और आपका महायान में विभाजित हो जाता है। तो बेसिकली जो हीनयान था वो पुराना ही था, और महायान में क्या था कि अब क्या था कि बहुत सारे लोग ये कहते थे कि नहीं, महात्मा बुद्ध की मूर्ति स्थापित नहीं करनी चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मानते नहीं थे। कुछ लोगों ने कहा कि क्या किया कि उनकी मूर्ति बना करके उनकी पूजा करने लगे। तो हीनयान वाले बेसिकली मूल मान्यता को मानते थे, वो लोग पूजा नहीं करते थे, ठीक है, मूर्ति नहीं बनाते थे। लेकिन बाद में आने वाले लोगों ने क्या किया कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति बना करके पूजा करनी शुरू कर दी। तो देखिए दो विचारधाराएं यहाँ पर अलग अलग जन्म लेती हैं। तो ऐसे ही ईसाई धर्म भी क्या होता है कि कुछ बातें ऐसी थी जिसका विरोध करने वाले लोग आ गए और उनको कहा गया प्रोटेस्टेंट। जो पुराने लोग थे, जो पुरानी मान्यताओं पर चलते थे, उनको क्या कहा गया? कैथोलिक कहा गया। और इन्हीं प्रोटेस्टेंट में बात करें, इनका नेता कौन था? एक महान नेता था मार्टिन लूथर। कौन था? मार्टिन लूथर, जो यूरोप में धार्मिक सुधार के लिए जाना जाता था। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा, ऑप्शन देगा कि राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, इस तरीके के 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो आंसर क्या होगा? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो बात आपने जान ली कि ईसाई धर्म का जो एक अलग मत सामने आता है, प्रोटेस्टेंट लोग आते हैं जो कि नई बात सामने रखते हैं तर्क वितर्क करके। उन प्रोटेस्टेंटों का महान एक नेता था जिसको नाम दिया गया मार्टिन लूथर। जो मार्टिन लूथर था तो उसने क्या किया था कि धार्मिक सुधार का काम किया था यूरोप में, और ये काम भारत में कौन करता है? दयानंद सरस्वती। इसीलिए उनकी तुलना की जाती है इस मार्टिन लूथर से। तो भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। तो राजा राम मोहन राय जैसे और दयानंद सरस्वती हो गए, और भी कई सारे धार्मिक सुधार वाले लोग थे जिन्होंने भारत में धार्मिक सुधार किया। हालांकि ये घटनाएं बाद में भारत में शुरू होती हैं, अर्थात यूरोप में जब आधुनिक इतिहास की शुरुआत हो रही थी, उस समय आपके भारत में क्या था कि मध्यकाल चल रहा था। यहाँ पर आधुनिक युग की शुरुआत हो रही थी और भारत में मध्यकाल चल रहा था, अर्थात कुछ भारत जो है वो पीछे था। कभी कभी पूछता है कि विश्व में पुनर्जागरण की शुरुआत मुख्यतः किस जगह से हुई है? तो पुनर्जागरण की शुरुआत मुख्यतः मैंने बताया इटली का जो रोम है, और रोम का कौन सा शहर? फ्लोरेंस शहर। रोम का फ्लोरेंस नगर जो है वहीं से बेसिकली पूरे विश्व में कहा जाता है कि पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। तो यूरोप में सबसे पहले फ्लोरेंस नगर में शुरुआत होती है, क्योंकि यहीं पर महान बड़े बड़े दार्शनिक रहा करते थे। मैंने बताया था कि जब यहाँ से भाग करके ये यहाँ पर आते हैं तो यहाँ के व्यापारियों ने, यहाँ के शासकों ने उन दार्शनिकों को, उन कलाकारों को, उन साहित्यकारों को, उन लेखकों को अपने यहाँ शरण दी, और ये यहाँ पर भी क्या करते हैं? धार्मिक सुधार का काम करते हैं। तो विश्व में धार्मिक सुधार का काम जो सबसे पहले किया जाता है वो आपका इटली के रोम में, और रोम के किस शहर में किया जाता है? तब फ्लोरेंस शहर में किया जाता है। और उनमें से मुख्य आपका यूरोप की बात करें कि यूरोप में धार्मिक सुधारों का महान नेता उस समय कौन था? तब मार्टिन लूथर था। और इसी मार्टिन लूथर से भारत के दयानंद सरस्वती की तुलना की जाती है। ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो एक काम तो हुआ पुनर्जागरण वाला, लेकिन दूसरा काम क्या हुआ ये भी देख लेते हैं। देखिए हम जानते हैं कि इस 1453 की घटना के क्या क्या परिणाम थे। एक परिणाम क्या हुआ? एक परिणाम तो ये हुआ कि भौगोलिक खोजों की शुरुआत होती है। भौगोलिक खोजों की शुरुआत होती है। दूसरा काम आपने देखा पुनर्जागरण, ठीक है, पुनर्जागरण। और पुनर्जागरण के बाद मैंने बताया प्रबोधन, और इसी की वजह से क्या हुआ? धार्मिक सुधार होते हैं। धार्मिक सुधार होते हैं। तो ये दो मुख्य कारण आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो है भौगोलिक खोजों की शुरुआत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भौगोलिक खोजों का
भौगोलिक खोजों की शुरुआत। ठीक है, तो आधुनिक भारत के युग में हम लोग भौगोलिक खोजों की शुरुआत के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए दोस्तों, आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जब हम लोग बात करते हैं आधुनिक भारत की, जब हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की, जब हम बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास की, ये सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में अगर इतिहास की बात की जाए कि इतिहास को कितने पार्टों में बांटा जाता है, तो आप जानते हैं कि मुख्यतः इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। एक आपका प्राचीन, एक आपका मध्य और एक आपका क्या है, आधुनिक। एक आपका आधुनिक। जब हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो प्राचीन इतिहास का मतलब है कि जब मानव का उद्भव हुआ। मानव को उद्भव का मतलब यह है कि जब वो जानवर जैसी प्रवृत्ति से निकल करके एक मानव के रूप में जब उभर के सामने आता है, तब हम क्या कहेंगे, उस समय हम क्या पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास। और जब प्राचीन भारत के इतिहास की बात करेंगे तो आप देखते हैं कि किस तरीके से मानव पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामाफिथेकस, होमो सैपियंस, इस तरीके के मानव को विकास का क्रम दिखाया जाता है ना। पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, पत्थरों का इस्तेमाल करता है, फिर धीरे धीरे कृषि करता है, आग की खोज होती है। तो ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो धीरे धीरे किस तरीके से मानव का विकास हो रहा है, किस तरीके से मानव जो एक आदिम मानव था उससे आधुनिक मानव की शुरुआत होती है, उसको हम प्राचीन भारत में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम, अब बचता कौन है, मध्य और आधुनिक। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आपका आंसर क्या होगा बताइए। ज़्यादातर लोग आंसर ये देते हैं कि कुछ लोग कहेंगे 1707 से, कुछ लोग कहेंगे 1757 से। 1707 इसलिए बताते हैं चूंकि औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात मध्यकालीन की शुरुआत होती है। कुछ लोग आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। कुछ लोग कहते हैं, आधुनिक भारत की बात बता रहा हूं मैं, कुछ लोग कहते हैं 1757 ईस्वी से शुरुआत होती है, जब छोटे छोटे विद्रोह हुआ करते थे और उसके बाद 100 साल लगा, तब 1857 की क्रांति होती है। तो 1757 से मानते हैं। 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद कहते हैं कि क्या शुरुआत होती है, आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। कुछ लोग कहते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। तो आप ये बताइए कि मान लेते हैं 31 दिसंबर 1756 31 दिसंबर 1756 की रात 12 बजे के पहले तक तो आपका मध्यकाल था। और उसके बाद जैसे ही सुबह होती है, अर्थात 17 जनवरी 1757 जब लग जाता है, तो क्या आधुनिक भारत का युग आ जाता है। तो ये कोई एक मैथ नहीं है जिसको हम शार्प तरीके से इसको हम देखें या गणितीय तरीके से हम अध्ययन करें कि अचानक से सुबह जब उठेंगे तो आधुनिक युग आ गया। ऐसा नहीं होता है। इतिहास में ये तो कॉन्सेप्ट चलता ही नहीं है और ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से गलत है। आप किताबों में कई जगह पर दिया होगा, ठीक है, आप लोग पढ़ते भी होंगे कि 1757 के बाद क्या आता है, आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा पूरी तरीके से गलत है। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको आखिर हम कैसे इसको डिवाइड करेंगे, कैसे मध्यकाल हम जानेंगे, कैसे हम आधुनिक काल जानेंगे, इसकी बात हम लोग यहाँ पर समझते हैं। जब हम मध्यकाल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं सामंतवादी व्यवस्था। सामंतवाद बेसिकली जब कहीं पर भी किसी विश्व का इतिहास पढ़ें या हम भारत का इतिहास पढ़ें, जब हमें सामंतवाद दिखाई देगा तो हम कहते हैं कि अब मध्यकालीन आ गया है या मध्यकाल आ गया है। जब हम आधुनिक युग की बात करते हैं तो आधुनिक युग का मतलब ये है कि जब हमें दिखाई क्या देगा, पुनर्जागरण। जब लोग जागते हुए दिखाई देंगे, अर्थात जब उनके अंदर प्रबोधन आएगा, जब वो गलत चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे, तर्क करेंगे। देखते हैं राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, है ना। तो क्या है, अब लोग तर्क करने लगे कि ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तब हम देखते हैं कि अब पुनर्जागरण, अब आधुनिक युग काल आ गया। जब लोग जागने लगते हैं, जब लोग तर्क वितर्क करने लगते हैं, तब क्या होता है, आधुनिक युग होता है। अर्थात जब हम मॉडर्न की बात करते हैं तब क्या होता है, आपका आधुनिक युग आता है। ओके, देखिए तो
ये इसका रियल में कॉन्सेप्ट है। सामंतवाद की बात करें तो सामंतवाद आप जब गुप्त काल पढ़ते हैं, गुप्त काल प्राचीन भारत के इतिहास में आता है, गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल की शुरुआत होती है। अर्थात हम अब देखते हैं कि जो गुप्त काल ने जिस एरिया पर गुप्त काल के शासकों ने कब्जा किया था, जब गुप्त काल समाप्त होता है, जब अच्छे अच्छे राजा समाप्त हो जाते हैं, उसके पश्चात उनके जो सामंत थे, अर्थात अब राजा के बाद में आप देखते हैं कि जब गुप्त काल में ही जो सबसे लास्ट वाले स्कंदगुप्त है, कुमारगुप्त है, बुद्धगुप्त है, ये लोग जब रहते हैं तो ये खास मेन राजा नहीं हुआ करते थे। इनके जो सामंत थे, इनके जो सेनापति थे, वो मुख्य रूप से यहाँ पर होते थे। ये नाम के राजा रह गए थे। तो अब क्या होता है कि धीरे धीरे जिन जिन राज्यों में, जिन जिन प्रांतों में इन गुप्त काल के शासकों ने क्या किया था, कब्जा किया था, वो शासक अपने आप, जो सामंत हुआ करते थे, जो शासक इन शासकों के अधीन काम किया करते थे, वो अपने आप को स्वतंत्र करने लगते हैं और सारे सामंत जो है वो मुखिया बन जाते हैं। और देश की जो आम जनता है वो मुख्य रूप से सामंत को अपना मुखिया मानने लगती है। तो हम कह देते हैं कि अब क्या चल रहा है, अब आ गया है आपका मध्यकाल। तो मुख्यतः सामंतवादी व्यवस्था में मध्यकाल को मानते हैं। और जब लोग जागने लगे, जब तर्क वितर्क करने लगे, जब मॉडर्न लोग आ जाए, जैसे कहते हैं कि लड़का मॉडर्न है, लड़की मॉडर्न है, इसका मतलब है कि वो पुरानी रीति रिवाजों को ना मान करके वर्तमान में जो आपके रीति रिवाज हैं उनको वो मानता है। ठीक है, वर्तमान में जो नई नई तर्क के साथ चीजें आ रही हैं उनको जब वो मानता है तो उसको कहते हैं मॉडर्न लड़का, मॉडर्न लड़की। तो आधुनिक युग की शुरुआत कब होती है, जब लोगों के अंदर पुनर्जागरण की भावना आती है, लोगों के अंदर एक प्रबोधन आता है, एनलाइटमेंट आता है कि नहीं ये बात गलत है, इसको ऐसा होना चाहिए, तर्क वितर्क करने लगते हैं। तब क्या आता है, आपका आधुनिक युग की शुरुआत होती है। ये आप लोग यहाँ पर जानते रहिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से मध्यकाल और आधुनिक काल और प्राचीन काल को पढ़ते हैं और क्या इसकी रियल की जो अवधारणा है वो है। तो हमने देखा कि इस तरीके से हमने यहाँ देखा कि यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। इस वाले एक एरिया पे ऑटोमन तुर्कों का कब्जा हो गया था। ठीक है, इन वाले एरिया पर ऑटोमन तुर्कों का कब्जा हो गया, दार्शनिक भाग करके यहाँ पे आए। ये वाले एरिया के लोग जो थे यहाँ से व्यापार करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे। एक व्यापार का कारण ये भी था कि जो मसाले थे पूर्वी एशिया के, जो आपके एशिया के जो देश थे जिनमें से भारत भी आता है, यहाँ जो गरम मसाले थे वो पूरी दुनिया में फेमस थे। सबसे पहले अरब के लोग यहाँ से व्यापार करते थे और इसके बाद ये मसाले जो हैं इनको बड़ी ही महंगे दामों पर यूरोप में बेचा करते थे और ये लोग गोश्त में या मांस में उन गरम मसालों का इस्तेमाल करते थे, तो इनको बड़ा ही स्वाद आता था। तो ये लोग पूरी तरीके से गरम मसालों के ऊपर इन देशों पर डिपेंड थे, अर्थात एशिया के देशों के ऊपर डिपेंड थे। अब इन भौगोलिक खोजों के कारण क्या क्या होते हैं उनको देखते हैं। इन भौगोलिक खोजों के क्या क्या कारण थे उनकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कारण थे। देखिए एक तो आपका कारण 1453 की घटना थी। ठीक है, भौगोलिक खोजों के कारण में जब देखेंगे तो एक तो आपका क्या था, 1453 की घटना। दूसरी घटना क्या थी, दूसरी घटना की बात करेंगे तो पुनर्जागरण है ना, पुनर्जागरण। एक घटना की बात करेंगे तो धार्मिक भी है, सॉरी पुनर्जागरण नहीं होगा, यहां पर होगा आविष्कार। क्या होगा, आविष्कार। एक धार्मिक और दूसरा एक व्यक्ति था मार्को पोलो, ये भी एक कारण आता है। तो 1453 की जो घटना है जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ के लोग भाग करके आते हैं और फिर रास्ता खोजते हैं, ये वाला रास्ता, ऐसे रास्ता खोजते हैं। मैं अभी उसके बारे में चर्चा करूंगा, बताऊंगा आपको। चूंकि अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था तो ये खोजते हुए इस तरीके से आते हैं। तो 1453 की एक घटना ये थी आविष्कार, अर्थात अब जैसे कंपास है ना, कुतुबनुमा है, इस तरीके के बहुत सारे चीज़ों का आविष्कार होता है। जहाज रानी, जो आपके जहाज थे, शिप थे, नावें थी, उनका विकास हो रहा था, वो अच्छे अच्छे तरीके से बन रहे थे। तो जो समुद्री यात्राएं थी वो अब थोड़ा सा सरल होती थी, दिशाओं का पता लग जाता था। तो एक कारण ये भी था कि अच्छी अच्छी आविष्कार हो रहे थे। एक कारण धार्मिक, जैसे हम बात करते हैं धार्मिक कारण, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जब इस वाले पूर्वी आपके रोमन साम्राज्य पर ऑटोमन तुर्कों का कब्जा हो गया था तो ये लोग बेसिकली इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। तो इन लोगों ने इस्लाम धर्म को यहाँ पर क्या किया, प्रचार प्रसार किया।
तो अब ये लोगों ने सोचा, इधर के जो यूरोपीय थे उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें और साथ साथ में व्यापार भी करें। तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य, ये भी एक उन उद्देश्यों में शामिल था कि हम भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार एशियाई देशों में करेंगे। ये भी एक भौगोलिक खोजों का कारण था। दूसरा एक जो अगला कारण है आपका मार्को पोलो। तो यूरोप का ये पहला यात्री था मार्को पोलो, जो कि सबसे पहले एशिया में चीन की यात्रा इसने की थी। जब ये चीन आता है तो चीन की समृद्धि को देख करके, चीन में कुछ ऐसी वहाँ का जो व्यापार था उसको देख करके, वहाँ ये व्यापार करता है, वहाँ की चीज़ों को देखता है। और जब ये यूरोप वापस जाता है तो वहाँ एक किताब लिखता है इन यात्राओं के बारे में। तो इस किताब को पढ़ करके यूरोपियों के मन में एक भावना जागृत होती है, वो ऐसी भावना जिसको हम कहते हैं धनवान बनने की भावना, कि आखिरकार यार ये जब ये बताता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा है, पैसा है, इनके पास इतना ज़्यादा धन है और यहाँ से व्यापार करने पर अमीर हो सकते हैं, तो ये भावना इन यूरोपियों के अंदर आती है जब मार्को पोलो चीन की यात्रा करके वापस लौटता है। तो एक कारण ये भी था, एक कारण इन भौगोलिक खोजों का ये भी था। ठीक है, एक कारण और दोस्तों यहाँ पर है कि यहाँ के जो शासक थे, शासकों ने क्या दिया, प्रोत्साहन दिया। शासकों और व्यापारियों ने प्रोत्साहन दिया। 1453 की घटना, आविष्कार, धार्मिक और एक मार्को पोलो की वजह से, और एक शासकों ने क्या किया, प्रोत्साहन दिया। अर्थात यहाँ के शासकों ने, और खासकर जो आपका पुर्तगाल और स्पेन है, पुर्तगाल और स्पेन आपको देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये पुर्तगाल है, ये आप देख रहे हैं ये आपका स्पेन है। याद रखिए इधर वाला हिस्सा पुर्तगाल है और ये आपका स्पेन है। तो यहाँ के जो शासक और व्यापारी थे उन लोगों ने प्रोत्साहन दिया, कि आप लोग जाइए, व्यापार करिए, आप यात्रा करिए, रास्ते खोजिए, हम आपकी मदद करेंगे। तो एक ये कहें कि भौगोलिक खोजों की शुरुआत होती है। ये लोग नए मार्गों की तलाश में लग जाते हैं और उनमें से मुख्य दो देश आगे थे, पुर्तगाल और स्पेन। इन देश के यात्री जो थे वो ज़्यादा आगे थे। क्यों? उसका कारण था कि यहाँ के शासकों ने इनकी मदद की, इनको प्रोत्साहन दिया कि जाइए आप यात्रा करिए। तो आगे क्या होता है कि सबसे पहले यहीं से पुर्तगाली, देखिए एक पुर्तगाली राजकुमार था, हेनरी। क्या नाम था? हेनरी। इसकी उपाधि है द नेविगेटर। इसकी एक उपाधि है द नेविगेटर। तो इसका नाम पूरा देते हैं हेनरी द नेविगेटर। तो ये इसकी उपाधि थी नेविगेटर, और नेविगेटर का मतलब होता है एक नाविक। ठीक है, एक नाविक। तो ये एक राजकुमार था, कहाँ का? पुर्तगाल का। इसने क्या किया कि सबसे पहली यात्रा यही करता है। ठीक है, इसको समुद्री यात्राओं में इंटरेस्ट था। ये राजकुमार जरूर था लेकिन इसको समुद्री यात्राओं में इंटरेस्ट था। और ये पुर्तगाल से ऐसे आता है इस तरीके से। ये आपका अफ्रीका है, ये क्या है? अफ्रीका। इस अफ्रीका तो सबसे पहली यात्रा इसी ने की थी। और ये इस कोस्ट के किनारे किनारे, अर्थात तट के किनारे किनारे, अफ्रीका के तट के किनारे किनारे इसने कई यात्राएं की थी। यहाँ की इसने कई यात्राएं की थी। अर्थात अफ्रीकी तट की खोज करने वाला या उसका मैप बनाने वाला पहला व्यक्ति था हेनरी द नेविगेटर। तो अफ्रीकी तट का, यहाँ तक के तट का मैप इसने बनाया। और उसके बाद में अगला पुर्तगाली यात्रा इसी मैप के सहारे आता है और आगे बढ़ता है। अर्थात इसी के सहारे आता है और आगे बढ़ता है तट के सहारे और पहुंचता है इस वाले जगह पर, जिसे केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। तो यहाँ पर केप ऑफ गुड होप लिखा हुआ है। इसे हिंदी में आशा अंतरीप भी बोलते हैं, इसे उत्तमाशा अंतरीप भी बोलते हैं, इसे तूफानी अंतरीप भी बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे के सारे नाम एक ही हैं। और इस केप ऑफ गुड होप की खोज जो है वो किसके द्वारा की जाती है? बार्थोलोम्यू डियाज।
बार्थोलोमो डियाज, जो कि 1487 ईस्वी में आता है यहाँ पर केप ऑफ गुड होप की इसने खोज की थी। उसके बाद एक और यात्री आता है जिसका नाम था वास्को डी गामा, और ये यही पुर्तगाल से आगे इसी रास्ते से बढ़ता हुआ, देखिए पहले यहाँ तक तो हेनरी द नेविगेटर आया, इसी रास्ते से हिम्मत बढ़ा करके आगे बढ़ा बार्थोलोमेव डियाज, यहाँ तक आया, उसके बाद वापस लौट गया। अब क्या है, इसी रास्ते तक वास्को डी गामा यहीं तक आता है, ये फिर हिम्मत अपनी जुटाता है और आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते हुए इस तरीके से भारत में प्रवेश करता है। यही रास्ते में एक गुजराती व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल मजीद, ठीक है, ये यहाँ पर मिलता है मेडागास्कर के पास में, और यहाँ से फिर ये साथ मिले जाता है। चूंकि गुजराती था, भारत का था, इसलिए ये पथ प्रदर्शक के रूप में काम करता है और वास्को डी गामा की मदद करता है। वास्को डी गामा इसी रास्ते से फिर भारत के कालीकट बंदरगाह, जिसको कोझिकोड बोलते हैं, वहां पर पहुंचता है। वहां पर उस समय तत्कालीन शासक था जमोरिन। जमोरिन उसकी एक पैतृक उपाधि थी, जमोरिन उसकी पैतृक उपाधि थी, और जमोरिन ने क्या किया कि स्वागत किया वास्को डी गामा का, कहां पर, कालीकट तट पर। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज वाया केप ऑफ गुड, अर्थात केप ऑफ गुड होते हुए भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा ने की। कब की, 1498 ईस्वी में। तो 1498 ईस्वी में ये भारत पहुंचता है। कई बार किताबों में लिखा रहता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, ये सत्य नहीं है। क्या भारत उसके पहले नहीं था? भारत उसके पहले भी व्यापार करता था, लेकिन समुद्री मार्ग की खोज जो है वो पहली बार वास्को डी गामा के द्वारा की जाती है, ये वाला समुद्री मार्ग। हालांकि पहले भी यात्राएं होती थी, लाल सागर से और फारस की खाड़ी से व्यापार किया करते थे लोग, लेकिन पहले क्या था, यूरोप से जाएंगे तो पहले एक बार स्थल मार्ग से फिर पहुंचेंगे, है ना। स्थल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका स्थल मार्ग की सकरी पट्टी है, ये तो पहले जल से आएंगे, फिर स्थल पे सामान उतारेंगे, उतारने के बाद फिर जल जहाज में चढ़ाएंगे, फिर आएंगे, इस तरीके से। तो व्यापार बहुत पहले से होता था, लेकिन चूंकि यहाँ पर तुर्कों का आधिपत्य हो गया, एकाधिकार हो गया, ये यहाँ पर व्यापार नहीं करने देते थे, इस वजह से इन यूरोपियों को नए रास्तों की तलाश खोजनी पड़ी, और ये रास्ते यहीं से इस तरीके से खोजे जाते हैं। तो वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में क्या किया कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की। उसके पश्चात एक और पुर्तगाली आता है, वो पुर्तगाली कुछ इस तरीके से रास्ते से जाता है, और ऐसे जाता हुआ इस तरीके से आगे बढ़ता है। इस पुर्तगाली यात्री का नाम था मैगलेन। क्या नाम था? मैगलेन। मैगलेन जैसे ही इस स्टेट से अर्थात जल संधि से आगे बढ़ता है तो देखता है कि बहुत विशाल सागर और एकदम शांत सागर दिखाई पड़ता है, और इसको इसने कहा पैसिफिक सी। पैसिफिक का मतलब होता है प्रशांत, अर्थात एकदम शांत सागर। चूंकि अटलांटिक महासागर में तो हलचल होती थी, कुछ यात्राएं देखिए हो भी रही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ का जल एकदम शांत था। तो आपको दोस्तों पता है कि जो बड़ा होता है और जितना गहरा होता है वो उतना ही शांत होता है ना। तो सबसे बड़ा सागर जो है आपका प्रशांत महासागर है, अटलांटिक से भी गहरा है, अटलांटिक से भी बड़ा है। अटलांटिक के आकार जो है ऐसा आकार की है, ये सबसे ज़्यादा व्यस्ततम आपका समुद्री रास्ता है। आपने देखा कि किस तरीके से मैगलेन जो है वो आपका चौथा पुर्तगाली था। पहला आपका हेनरी द नेविगेटर, दूसरा आपका बार्थोलोमेव डियाज, तीसरा आपका वास्को डी गामा, है ना। तीसरा कौन था? तीसरा था आपका वास्को डी गामा, 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग की खोज की भारत तक। उसके बाद चौथा था मैगलेन, जो पुर्तगाल से इस तरीके से आता है, और उसके पश्चात यहाँ पर आता है, यहीं पर मैगलेन जल संधि इसी के नाम पर पड़ी है, और आगे देखता है कि यहाँ पर ये पूरा एरिया प्रशांत महासागर था, जिसको इसने पैसिफिक नाम दिया। और ये क्या करता है कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है, किसके? समुद्री मार्ग के द्वारा। अब ये तो पुर्तगालियों सारे के सारे पुर्तगाली थे। अब उसके बगल वाला स्पेन भी पीछे कहाँ रह सकता था? वो देख रहा था कि पुर्तगाली लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, खोज कर रहे हैं, हमको भी कुछ करना चाहिए। तो पुर्तगाली स्पेन के लोगों ने क्या किया कि स्पॉन्सर किया एक व्यक्ति को, जिसका नाम था क्या? जिसका नाम था कोलंबस। और कोलंबस मुख्यतः स्पेन का नहीं था, ठीक है, वो इटालियन था। तो स्पेन के लोगों ने, शासकों ने, व्यापारियों ने कोलंबस को स्पॉन्सर किया, और कोलंबस भारत की खोज के लिए इसको स्पॉन्सर किया गया था कि आपको इंडिया खोजना है, लेकिन ये भारत नहीं खोज पाता, भारत का रास्ता नहीं जा पाता। ये खोजते खोजते ऐसे सीधा पहुंच जाता है। जब ये सीधा पहुंचता है तो जब इस अमेरिकी तट पर पहुंचता है तो यहाँ के लोगों को इसने इंडियन कहा,
क्या कहा? इंडियन, क्योंकि इसको लगा कि हम इंडिया पहुंच गए हैं, लेकिन ये इंडिया नहीं पहुंचा, ये अमेरिका पहुंच गया। और कई बार एग्जाम में पूछता है कि अमेरिका खोज किसके द्वारा की गई, तो कोलंबस के द्वारा की गई। ठीक है, तो कोलंबस ने क्या किया? अमेरिका खोज की। हालांकि अमेरिका का नाम एक दूसरा यात्री था अमेरिगो वेस्पुस्सी, उसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा है, अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर अमेरिका पड़ा है। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, जा रहा था इंडिया की खोज करने, लेकिन पहुंच जाता है अमेरिका। तो ये मुख्यतः स्पेन के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। कई बार पूछ लेता है कि बताइए इसकी नेशनलिटी क्या है, निम्न में से इस यात्री की नेशनलिटी मतलब कहने का कि इसकी राष्ट्रीयता क्या है, कहाँ ये, तो ये था इटालियन, लेकिन किसके सहयोग के द्वारा भेजा गया था? किसके द्वारा भेजा गया था? स्पेन के द्वारा भेजा गया था। तो इस तरीके से भौगोलिक खोजों का एक पूरा युग स्टार्ट होता है, पूरा युग स्टार्ट होता है, और सब जगह पर इस तरीके की यात्राएं होती हैं। तो सबसे पहले भारत में कौन प्रवेश किया? पुर्तगाली यात्रियों ने प्रवेश किया। पुर्तगालियों में सबसे पहले वास्को डी गामा आता है। तो दोस्तों आगे के जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम लोग मुख्यतः पढ़ेंगे पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, फिर आपके ब्रिटिश, फिर डेन, फिर आपके फ्रांसीसी आते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम लोग पुर्तगालियों के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।